हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम का यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। वो पहले मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा और फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। पहले हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट आज मैं लिखवाऊंगा ये सारे नोट कर लेना, हर कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सीखते हैं राइट ट्रायंगल क्या होती है। कोई नई बात नहीं है, आपको पता है। कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री के एंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और ये एंगल अगर मान लो 90 डिग्री है तो इस वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स होते हैं ना, ए पी और सी, शीर्ष बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल वर्टेक्स। यानी कि राइट एंगल वर्टेक्स क्या होता है आपका? राइट एंगल वर्टेक्स होता है जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना होता है, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना होता है उसको राइट एंगल वर्टेक्स बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ये राइट ट्रायंगल होगी। अब उसके बाद इसकी साइड्स के नाम ये भी आपको पता है। इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और जो 90 डिग्री यानी कि जो राइट एंगल वर्टेक्स होता है इसकी अपोजिट साइड का नाम फिक्स होता है, क्या? हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर को हम आपस में चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और एक कंडीशन ये होती है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। यानी कि अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज 3 और 4 से बड़ी होगी। ना तो 3 हो सकती ना 4 हो सकती। 4 जो सबसे लंबी साइड है ना, इससे भी बड़ी होगी। यानी कि मान लो ये कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है एक राइट ट्रायंगल के अंदर। अब देखो पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो चीज काम आएगी वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। इनका मैथ्स की फील्ड में बहुत ज्यादा योगदान है। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने राइट ट्रायंगल से रिलेटेड एक रिजल्ट को प्रूव किया और उस रिजल्ट को ही हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। ये पाइथागोरस थ्योरम कोई नई नहीं है आप लोगों के लिए। आपने 8th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 9th में भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है और 10th के अंदर भी। देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए वैलिड है, बाकी किसी भी ट्रायंगल में नहीं है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में आपको पता है ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है एच, ये बेस यानी कि बी और ये पी यानी कि परपेंडिकुलर। पाइथागोरस ने ये प्रूव किया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि स्टेटमेंट क्या है इसकी? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्टेटमेंट लिखो, या अगर ये थ्योरम आएगी मान लो 5 नंबर की, तो पेपर में ये लिखा आएगा स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। मैं प्रूफ तो आपको करवाऊंगा जब सारी की सारी थ्योरम समझाऊंगा, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ। राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, वो इक्वल होता है किसके? जो बाकी दोनों साइड बच गई उनके स्क्वायर के सम के, इज इक्वल टू द सम, किस किस का सम? ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि बाकी जो दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। आपको सिंपल सी ये थ्योरम याद रखनी है और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पे पाइथागोरस प्रमेय को हिंदी में मैंने लिख दिया। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आप सोचोगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का सबसे बड़ा यूज ये है, अगर मान लो एक राइट ट्रायंगल है, मैंने लिख रखा है सब कुछ, आप लिख लेना। ये राइट ट्रायंगल है और आपको इसकी दो साइड दे रखी है, ये 3 और ये 4, और ये पूछ रहे तो हम इसकी थर्ड साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो जैसे ये राइट ट्रायंगल है, इसमें आपको ये दो साइड दे दी, एक 3 एक 4, और ये निकालनी है, ठीक है। अब मैं इसको मान लेता हूँ, क्या मान लो? x मान लो इसको। तो मेरे को ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? इन दोनों साइड का पहले स्क्वायर कर दो और फिर इनको क्या कर दो? ऐड। ऐसे ही होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 25 का स्क्वायर रूट यानी कि कितनी आ जाएगी? 5। सो एसी जो अपनी आ गई वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। और आज के लेक्चर में मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बताऊंगा कि अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिना कुछ लिखे कैसे पता लगेगा कि ये 3 है ये 4 है, तो ये पक्का 5 ही होगी। कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन में ये आपको दो साइड दे रखी है और आपको तीसरी साइड निकालनी है, ये है ना। इसको क्या मान लो फिर से x, तो फिर वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ, 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर, इनको ऐड करोगे कितना आएगा 100, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 100 का अंडर रूट यानी कि 10, तो ये कितनी आएगी अपनी 10 सेंटीमीटर आ गया। ये तो सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं। इसमें जैसे इसको क्या मान लो x मान लो, तो फिर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, ये होता है 25, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 यानी कि 169। अगर एक्स स्क्वायर 169 है तो एक्स कितना होगा इसका स्क्वायर रूट, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। क्यों? क्योंकि 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 13, एक 13 बाहर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 13 आ जाएगा। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें भी आपको ये x निकालनी है, तो आपको सिर्फ स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेके 26 तक नंबर्स के, मैं सारे लिखे हैं आप लिख लेना नोटबुक में। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताओ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो गया 64 और ये हो गया आपका कितना 225, इन दोनों को ऐड करोगे ये हो गया 289। एक्स कितना आएगा बताओ 289 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा इसमें एक बात और समझ लो, जैसे इसमें तो मैं हर क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपका मान लो क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट डाल लेना अपनी नोटबुक में। आप एक डायग्राम ऐसे बना लो, ये 17 है ये 8 है और कहता है ये x निकालो, ठीक है। ये क्या निकालो बच्चों x निकालो, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो ये हाइपोटेन्यूस होता है इसको पहले लिखो, इसका स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में क्या होता है बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करो और फिर उनको क्या कर दो ऐड कर दो, यही तो होती है और यही हमने यहाँ लगाई है। ये क्या होता है 289 और ये क्या होता है 64। अब ये प्लस का 64 इधर आके क्या होएगा माइनस होएगा ना, तो ये कितना हो गया 225 रह गया। एक्स स्क्वायर अगर 225 है तो एक्स कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, तो ये कितनी आ गई 15। तो यानी कि तीन साइड आपकी 8, 15 और 17 ही रहेगी, इनमें से अगर कोई भी दो दे दे तो तीसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। थ्योरम हमारे को कौन सी यूज करनी है पाइथागोरस ही यूज करनी है सिर्फ, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखो इसमें आपको AC निकालना है, इसको क्या मान लो x मान लो, एक्स स्क्वायर कितना होएगा बताओ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये होता है 49, ये होता है 576, दोनों को ऐड करो, x कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको इसके अंदर ये निकालनी है साइड, ठीक है। इसको क्या मान लो x मान लो, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम x मान लो इसको, तो बच्चों क्या होगा देखो आपको तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम में 5 का स्क्वायर इक्वल होता है किसके 3 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये होता है 25 और ये होता है 9, ये प्लस का 9 उधर आके माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 16 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देख लो ये वाला, इसमें भी इसको क्या मान लो आप x मान लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताओ 13 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ना इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये होता है 169, ये होता है 144, इसमें से ये माइनस करोगे एक्स स्क्वायर कितना आएगा आपका 25 आएगा, तो एक्स कितना आएगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5, तो ये कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक नंबर में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेना कि राइट ट्रायंगल में आपको दो साइड दे दे और तीसरी पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 1 से लेकर 26 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं ना उन सब के स्क्वायर आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सारे के सारे स्क्वायर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तो आप जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मार्क कर लो फॉर 10th क्लास, स्पेशली अगर हम बात करें 10th क्लास की, क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर में नहीं बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर इनका यूज होता है और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी जो है ना आप आसान बना सकते हो इन ट्रिपलेट की हेल्प से। ट्रिपलेट क्या होता है 3 मेंबर का कोई भी ग्रुप, जैसे 3 नंबर है ABC, इनका ग्रुप बना दे अगर हम
उसको ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे कैसे, ए बी सी, जैसे आप पॉइंट है, पॉइंट को ऐसे लिखते थे ना, इसको क्या बोलते हैं हम, पेयर बोलते हैं। जैसे 7th चैप्टर में आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये पॉइंट होता है, इसको पेयर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है इसके अंदर 3 नंबर होंगे, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि इसमें 2 नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन हर ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। पाइथागोरियन कब होगा, मान लो इसमें से सी जो है ना वो क्या है, लार्जेस्ट है। क्या है बच्चों, सी लार्जेस्ट है। ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन कहलाएगा कब, अगर सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों छोटे वाले नंबर्स के स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है कि एक राइट ट्रायंगल है, ये साइड मान लो सी है, ये ए है और ये बी है, तो सी का स्क्वायर क्या होना चाहिए बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए ना। यही पाइथागोरस थ्योरम है। ये अगर सेटिस्फाई होती है यहाँ पे, तो इस ट्रिपलेट का नाम हो जाएगा क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, ये 3 4 5 का। 3 4 5 का तो हमेशा याद रखो, ये हमेशा ही क्या बनेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। क्योंकि देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी, 5, आप इसका स्क्वायर कर दो और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आ गए तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही आप प्रूव कर लेना 5 12 और 13 को, ठीक है। याद रखने हैं ये 5 12 13। इसी तरह से आपके जो मैं लिख दिए कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें मैं कहता हूँ ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। और जो 5th वाला मैंने लिखा है ना, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट यूज फ्रीक्वेंटली, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। कहीं पेपर में अगर कैलकुलेशन आ गई, जैसे मान लो पेपर में ये आ गया आपका कि ये साइड 61 है, ये 60 है, तो ये कितनी होगी, अगर आपको याद होगा ना, ये ट्रिपलेट होता है, एक साइड सबसे बड़ी 61, एक 60, तो फिर तीसरी साइड क्या होगी, 11, ये पक्का है, ये कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिपलेट है मेन 3 4 5, 5 12 13 और 8 15 और 27, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। और ये 7 24 और 25, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये ट्रिपलेट, देख लो, कोई भी प्रूव करके देख सकते हो। 25 का स्क्वायर करो आप और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, तो देखो ये कितना होता है 49, ये कितना होता है 576, इनको ऐड करोगे आएगा 625 और 25 का स्क्वायर भी कितना होता है 625, तो दोनों क्या आएंगे, ये इक्वल आएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप प्रूव करके देख सकते हो। एक तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं। फिर मैं बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ट्रिपलेट के बारे में। मान लो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इन तीनों टर्म्स को किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर देते हो या मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो नए 3 नंबर्स बनेंगे ना, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही कहलाएगा। देखो जैसे ये है 3 4 5 है, 3 4 5 आप सबको पता है क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आप हर एक नंबर को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 का डबल कितना होएगा 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। मैं कहता हूँ ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। कैसे प्रूव करें, 10 का स्क्वायर, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के, सम के। ये होता है 100, ये 36, ये 64, ये भी कितना होता है 100। लास्ट में क्या आ गया रिजल्ट, ट्रू आ गया ना, 100 इक्वल टू 100, सही है। तो ये इस तरह से आप कोई भी चीज़ प्रूव कर सकते हो, ठीक है। 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 3 3 जा 4 3 जा 5 3 जा, तो कितना बन जाएगा 9 12 और 15। ये भी क्या बनेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखो 5 12 और 13 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, ये हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये कैलकुलेशन आपकी 10th क्लास के मैथ में 2-3 जगह यूज होती है। इसको मैंने क्या किया, अब की बार मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड कर दिया। मैंने कहा था ना, चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, डिवाइड ईच नंबर बाय 2, 2 से डिवाइड करना, ये 5/2, ये 12/2, ये 13/2। 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, 13 को 2 से डिवाइड करोगे 6.5। तो आपका कई बार है ना क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये साइड मान लो कितनी है 2 है, 2.5 है,
ये 6 है तो ये कितनी होगी। तो आप है ना इसका अपने माइंड में डबल कर लिया करो। इसका डबल कितना होता है 5, इसका भी डबल करो कितना होता है 12। अच्छा 5 और 12 अगर ये साइड है तो ये कितनी होगी 13। लेकिन हमने क्या किया था, डबल किया था। अब क्या करना पड़ेगा, वापस हाफ करना पड़ेगा। तो 13 का भी हाफ कर देना, कितनी होएगी 6.5। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से बहुत बड़े बड़ी कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं इन दो नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखा रहा हूँ। हालांकि ये 7th 8th क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन आपके क्वेश्चंस में यूज होएगी, इसलिए मैं पहले ही निकाल दी। ठीक है, 252 के फैक्टर्स बना लेना, और फिर क्या आपको पता ही है कि पेयर में से एक एक क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये 2 बाहर आएगा 3, 7 अंदर रहेगा। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6√7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लो इसका निकालना है अपने को 54,90,000 का। तो पहले तो इसको देखो, ये तो 4 जीरो है ना, इसको 10,000 लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में। 10,000 के तो फैक्टर बन गए 100 इंटू 100। 549 के ये फैक्टर बना लो आप। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 61 बन गए, और 100 इंटू 100 एक 3 बार आ जाएगा, एक 100 बार आ जाएगा, 61 अंदर रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 300 इंटू √61। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इनके आंसर आप डेसिमल में निकालना चाहो ना तब भी निकाल सकते हो। उसके लिए कौन सा मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 8th क्लास में आपको सिखाया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करो, ये एक क्वेश्चन है मान लो, इसका आंसर याद रख लेना अगर रख पाओ तो। जिन जिन के मैं कहता हूँ ना आंसर याद रख लो, उसको एक पेज पे लिख लो अलग से। एक पेज पूरा भी नहीं आपका फिल होएगा। ठीक है, और आपके सारी चीजें उसमें आ जाएगी। इसका आंसर कितना होता है 23.43। अप्रोक्सीमेट होता है, पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको छोड़ देते हैं। तो निकालोगे तो ये आएगा आपका। और देखो ये 4 जीरो है, इसको साथ में लेने की जरूरत नहीं है। ये 10,000 है, और 10,000 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है अलग से कितना होता है 100 होता है ना। तो इसको आप क्या कर लेना 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल क्या है हट जाएगा ना, क्योंकि ये क्या होता है नीचे 100 लगाएंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा तो 2343 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डेसिमल के अंदर भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ऐसे ही मैंने 252 का निकाल के दिखा दिया 15.87, ये हो गया। अब देखो, अब ये आपका जो है ना मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो बाकी छोटे बच्चों वाली बात है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या पाइथागोरस थ्योरम है या राइट ट्रायंगल है, ये तो बहुत पढ़े हैं आज तक आपने। ये थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। हमने पढ़ा है दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना, सब चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर बताई है। ठीक है, उन चीज़ों का अब यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। ये थ्योरम आपके एग्जाम में एज ए प्रूफ नहीं आएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और कह देगा इस थ्योरम को प्रूव करो, नहीं ऐसा नहीं आएगा। प्रूव करनी नहीं आएगी, सिर्फ इसका रिजल्ट यूज करना आएगा। रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं पहले डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर इस स्टेटमेंट का आपको मतलब समझ आएगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये पूरी एक्सरसाइज है ना, हर क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल का यूज तो होगा ही होगा। ये मैंने डायग्राम बना दिया। ये क्या है आप बच्चों, आपकी राइट ट्रायंगल है ABC, और ये क्या है राइट एंगल है। ठीक है, ये इसका साइन होता है राइट एंगल का। अब मैं ये कहता हूँ जो ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स है ना, ये वाला, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, इस हाइपोटेनियस पर एक क्या डाल दो बच्चों, परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। इसको नाम दे दो मान लो P। हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो मिस्टेक होती है कॉमन, दो कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी। जो बच्चे सोच लेते हैं अपने दिमाग में खुद से, उनका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, वो ये सोच लेते हैं कई बार कि ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये इस एंगल बी को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि बच्चे मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। बच्चे ये मान लेते हैं एंगल 1 भी 45 का हो जाएगा और एंगल 2 भी 45 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो इसको बाइसेक्ट कर देगी। लेकिन ये क्या है, रोंग है। क्यों, कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ है क्या कि ये रेड वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो जब तक मैथ में कुछ लिखा हुआ ना हो, सिर्फ देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये तो बिल्कुल हाफ हाफ है। मेरे को भी लग रहा है हाफ हाफ है, लेकिन देखने से मैथमेटिक्स के रूल प्रूव नहीं होते, बल्कि
गिवन होना चाहिए आपको कि जो ये बीपी है ना ये एंगल बाइसेक्टर है, तब हम बोलते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या मान लेते हैं कि पी जो है ना, सेकंड मिस्टेक क्या है, सेकंड मिस्टेक बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो ये पी पॉइंट है ना ये इस पूरी एसी लाइन को, इस पूरे हाइपोटेनियस को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, यानी कि पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि ए से लेके पी और पी से लेके सी दोनों क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन मैं कहता हूँ इट इज रोंग। कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है क्या ऐसा कि पी इसका जो है ना मिड पॉइंट है? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। जो चीज़ नहीं लिखी हुई वो अपने आप से अज्यूम नहीं करनी, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे ये दो मिस्टेक तो आपने बता दी, तो फिर इस लाइन का यूज क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर है इसका। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, बीपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। तो फिर इसका क्या यूज है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो ये सामने वाली साइड के दोनों ओर 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब है एंगल 3 भी 90 होगा और एंगल 4 भी 90 होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना यूज है, सिर्फ इतना यूज है। ये लाइन लिख लेना सारी, ठीक है, ताकि आप कम से कम मिस्टेक ना करो किसी भी क्वेश्चन में। ना तो ये सोच लेना कि ये एंगल इक्वल है, ना ये सोच लेना कि पी मिड पॉइंट है। क्या सोचना, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही सिर्फ इतना होता है। तो अब मैं स्टेटमेंट पे आता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। थ्योरम 6.7, ये थ्योरम ये कहती है कि हमने ये क्या बना दी, एक राइट एंगल वर्टेक्स से, एक राइट ट्रायंगल है देखो, इसके राइट एंगल वर्टेक्स से हमने सामने वाली साइड पर यानी कि हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो मेरे को बताओ इस रेड वाली लाइन ने इस पूरी ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट्स में। एक का नाम देता हूं मैं ये पार्ट 1, एक का नाम देता हूं पार्ट 2। ये दोनों क्या है, आपस में ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ये ट्रायंगल सेकंड है। ये नाम देख लो, ए पी बी और बी पी सी है ना, ये दो ट्रायंगल है। इसने दो ट्रायंगल में बांट दिया इसको। अब थ्योरम ये कहती है कि जो ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये वाली मैं इसको क्या कर देता हूँ, शेडेड कर देता हूँ। एक तो ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ध्यान रहेगी आपके, ट्रायंगल 1, और एक ये नीचे वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, समझ गए। ये ब्लू वाली ट्रायंगल और ये ग्रीन वाली ट्रायंगल, ये कहते हैं थ्योरम कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। क्या होगी, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। एक तो ये कहती है, एक ये थ्योरम ऐसा बताती है हमारे को कि ये फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल आपस में तो सिमिलर होगी ही होगी, साथ में ये पहली ट्रायंगल जो फर्स्ट ट्रायंगल है ना, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल के, बड़ी ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल ए बी सी, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। वैसे ही ये जो सेकंड ट्रायंगल है ना, ये वाली जो ब्लू वाली है, ये भी पूरी बड़ी ट्रायंगल की क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। तो क्या बताती है ये थ्योरम, अगर हम एक राइट ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, कहाँ पे, हाइपोटेनियस के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर जो है ना इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, और ये दोनों छोटी ट्रायंगल इंडिविजुअली आपस में भी सिमिलर होगी और ये पूरी होल ट्रायंगल के भी क्या होगी, सिमिलर होगी। अब स्टेटमेंट पढ़ लो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। कहता है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कहाँ पे, टू दी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर, देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी परपेंडिकुलर, यानी कि इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ, यानी कि एक ये और एक ये, जो ये ट्रायंगल बन गई ना, ये सिमिलर है किसके, टू दी होल ट्रायंगल, यानी कि पूरी ट्रायंगल के, एंड टू ईच अदर, और ये आपस में भी क्या है, सिमिलर है। समझ गए इस थ्योरम का मतलब। ये तो थ्योरम आपको डायरेक्ट यूज करनी है विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन मैं आपको इसका प्रूव करके आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ ऐसा। अब देखो, क्योंकि इससे आपका माइंड क्या है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि हाँ इस तरीके से हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके। मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आपको। ये आपकी क्या है, ट्रायंगल 1 नाम दे दो इसको, और इसको ट्रायंगल 2। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, मैं तो बस वैसे ही आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये ट्रायंगल फर्स्ट है और ये क्या है, ट्रायंगल सेकंड है। आप मेरे को ये बताओ, मैं पहले ये प्रूव कर दूं
कि ट्रायंगल जो फर्स्ट है ना, ये ऊपर वाली, मैं इसको क्या कर देता हूँ, वही ग्रीन कलर से शेडेड कर देता हूँ इसको। जो ग्रीन ट्रायंगल है और जो बड़ी ट्रायंगल है पूरी, उसको मैं पहले क्या प्रूव कर देता हूँ, टू प्रूव मैं मान लेता हूँ मेरे को प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल 1 एंड होल ट्रायंगल। होल का मतलब समझ गए, पूरी बड़ी ट्रायंगल। एग्जाम में आपको प्रूव नहीं करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इस ग्रीन ट्रायंगल को, यानी कि इस ग्रीन ट्रायंगल को और होल ट्रायंगल, होल का मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी, होल ट्रायंगल यानी कि एबीसी ट्रायंगल, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे ये दोनों आपस में सिमिलर है। देखो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, अगर दोनों में दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी ना। हम पिछले 2-3 लेक्चर में यही तो पढ़ते आ रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक तो ये ढूंढ लो कि कोई एंगल कॉमन है क्या। मैं कहता हूँ बिल्कुल है। ये जो एंगल है देखना, एंगल ए, क्या ये इस ग्रीन ट्रायंगल और इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में कॉमन नहीं है। ये ग्रीन ट्रायंगल का भी एंगल है और पूरी बड़ी ट्रायंगल का भी एंगल है ना। एंगल ए और एंगल ए, ये तो क्या हो गया आपका, कॉमन एंगल हो गया। एक तो कॉमन मिल गया मेरे को, एक मेरे को 90 डिग्री मिल जाएगा। कैसे, देखो एंगल 1 नाम देता हूँ मैं इसको, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल 1। ये तो छोटी ट्रायंगल के अंदर ग्रीन वाली ट्रायंगल में 90 है, और अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल में बात करूं तो क्या कोई 90 डिग्री का एंगल है, आपको जी बिल्कुल है। ये राइट ट्रायंगल थी तो ये कितना है, 90 का है। कौन सा एंगल है ये बताओ, एंगल बी या एंगल ए बी सी लिख दो। मतलब कि छोटी ट्रायंगल में तो ये 1 वाला एंगल राइट एंगल है, और बड़ी ट्रायंगल में ये वाला पूरा एंगल है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, 90 के 90 डिग्री ईच। बस अगर दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो आप, तो आप क्या लिख सकते हो, सो बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। दिस का मतलब क्या हुआ, अब इसको नाम देने, मैंने बताया था ना, नाम पहले नहीं देने, बाद में देने हैं। अब कैसे नाम देते हो बताओ, पहले तो कॉमन वाला एंगल लिख दो, कोई भी लिख दो, आपकी मर्जी है। एक एंगल ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ये मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, छोटी वाली, और यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूँ, बड़ी वाली, है ना, होल ट्रायंगल। अब उसके बाद बताओ क्या नाम दे। फिर जो 90 डिग्री वाला एंगल है, पहले छोटी वाली में 90 डिग्री का एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, देखो पी पे, यहाँ पी लिख दो। बड़ी वाली में 90 कहाँ पे बन रहा है, बी पे, पी लिख दो। अब देखो एक एक बच गया, वो तो आप वैसे ही लिख दो। अब कौन सा बच गया बताओ, छोटी ट्रायंगल में ए पी क्या बच गया, बी, और बड़ी ट्रायंगल में ए बी लिख दिया तो क्या बच गया, सी बच गया। तो ये दो ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। आप समझ गए, नाम कैसे देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने कहा पहले नाम मत दो कभी भी, पहले प्रूव करके और फिर एंगल के हिसाब से नाम दो, ठीक है। दे दोगे एंगल के हिसाब से नाम, इस तरीके से आपको इनको बच्चों नाम देना है, ए पी बी, और आपको फिर क्या देना है, ए बी सी। और जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही नाम दोगे, मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको नाम देने का। जैसे मान लो आप राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट कर दो। छोटी ट्रायंगल में यहाँ पे क्या है बच्चों, स्मॉल ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या है, होल ट्रायंगल, है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाम देने का सिर्फ ये एकमात्र तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। वो कौन से हैं, पहले हमने ए से स्टार्ट किया था ना, अब मैं ए से नहीं करता, मैं जिस पे 90 डिग्री बना हुआ है ना उससे स्टार्ट करता हूँ। ये छोटी ट्रायंगल में पी पे बना हुआ है, और बड़ी ट्रायंगल में कहाँ पे बना हुआ है, पी पे। मैंने इससे स्टार्ट कर दिया। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट की ना, पी से, छोटी ट्रायंगल में। फिर मैं लिखता हूँ जो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल कौन सा है बच्चों बताओ, ए, उसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ, और इसमें भी ये लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। फिर एक और क्या बच गया अपने पास, एक बच गया जो दोनों में कॉमन है वो भी हो गया। अब तीसरा एंगल, इसका देखो पी भी हो गया, ए भी हो गया। छोटी ट्रायंगल का तो पॉइंट बच गया क्या, बी, और बड़ी ट्रायंगल का बी हो गया, ए हो गया, क्या बच गया फिर, सी, है ना। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होएगी, सिमिलर, यानी कि ये और ये जो चीज मैंने लिखी है ना ऊपर, इन दोनों का सेम मीनिंग है। समझ गए आप, इन दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, सेम है, क्योंकि एंगल आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो आप। इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तो मैंने क्या प्रूव किया, फर्स्ट ट्रायंगल को पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ क्या, ट्रायंगल 2 एंड होल ट्रायंगल। ट्रायंगल 2 कौन सी, ये वाली, नीचे वाली ट्रायंगल। ऊपर वाली तो कर दी हमने, अब नीचे वाली करते हैं। देखो इसके अंदर मैं इसको
ग्रीन कलर से शेडेड कर देता हूँ इस ट्रायंगल को। बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया ना, सेम एज इट इज हमारे को इसको प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल डैश एंड ट्रायंगल डैश, नाम नहीं लिख रहे, नाम बाद में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब बताओ, पहले मान लो राइट एंगल वाला वर्टेक्स ढूंढ लो। राइट एंगल, इस छोटी ट्रायंगल में पहले मैं हमेशा ही क्या लिखूंगा, छोटी, और फिर हमेशा ही मैं क्या लिखूंगा, बड़ी, ठीक है। ऐसे आप याद रख लो एक ही चीज। छोटी ट्रायंगल में बताओ राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, पी पे बना हुआ है, तो ये इसको नाम दे दो एंगल 1, एंगल 1। और बड़ी ट्रायंगल में कौन सा है, ये है ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री ईच। फिर कौन सा एंगल नाम दे दो आप, कॉमन वाला नाम दे दो, फिर क्या दे दो बच्चों, कॉमन। कॉमन कौन सा है, देखो सी है ना, ये एंगल सी दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल, ठीक है, कॉर्नर वाला एंगल सी, और एंगल सी क्या है आपका, कॉमन है। तो बस दो एंगल हो गए। सो बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से आप क्या कह सकते हो बताओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन आप कहोगे सर वही बात, प्रॉब्लम तो वही है ना कि नाम कैसे दे। मैं कहता हूँ बहुत आसान है। पहले मैं राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा हमेशा ही क्या, छोटी, यानी कि ग्रीन वाली ट्रायंगल, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, पूरी होल ट्रायंगल, है ना, होल ट्रायंगल यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल। छोटी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल पी पे बना हुआ है, बड़ी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल किस पे बना हुआ है, पी पे। लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या लो आप, देखो पी लिख दिया। मैं कहता हूँ जो आपका मन करे ना वैसे लिख लेना, लेकिन एंगल कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए आपस में, पोजीशन चेंज नहीं करनी, ठीक है। पी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। सी क्या लिखा मैंने, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल लिखो, यहाँ पे भी सी लिखोगे और यहाँ पे भी सी लिखोगे, कॉमन भी लिख दिया। अब तीसरे नंबर वाला क्या बच गया, देखो छोटी ट्रायंगल में पी भी ले लिया, सी भी ले लिया, तो बी बच गया। बड़ी ट्रायंगल में बी भी ले लिया, सी भी ले लिया, तो क्या बच गया, ए बच गया। तो ये दो ट्रायंगल क्या होगी आपकी, सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात का। ऊपर भी फिर यही लिख दो, पी सी बी, और यहाँ पे बी सी ए। ये बाद में लिखा करो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह से। तो ये दो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। तो मैंने अभी तक क्या प्रूव किया कि ये ट्रायंगल 1 थी। ट्रायंगल 1 जो है वो सिमिलर है किसके, होल ट्रायंगल। होल ट्रायंगल नाम नहीं दे रहा मैं, ठीक है, आपकी सिर्फ समझने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ट्रायंगल 2 जो है वो भी सिमिलर है किसके, होल ट्रायंगल के। अब समझ गए मैंने आपको क्या कहा था कि इस जो ये परपेंडिकुलर है, इसके दोनों तरफ जो ये ट्रायंगल बन रही है T1 एंड T2, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। फिर हमें ये और प्रूव करना है कि आपस में भी सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है। कैसे, आप मेरे को एक बात बताओ, आप 3 बच्चे हो, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, आप 3 बच्चों बना रहा हूँ मैं। ये एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा ये हो गया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, इस बच्चे के पास 10 रुपए है और इसके पास भी 10 रुपए है। ये ए बच्चा है, ये बी है, ये सी है। ए और बी कहते हैं हमारे दोनों के पास सेम रुपीज है, ठीक है। बी और सी कहते हैं हमारे पास भी सेम रुपीज है। तो फिर इसके पास 10 है तो इसके पास भी कितने होंगे, 10। तो बताओ क्या ए और सी के पास सेम नहीं होंगे, फिर 100% होंगे भाई। ए और बी के पास सेम है और बी और सी के पास सेम है, तो ए और सी के पास भी तो क्या होंगे, सेम होंगे ना। या हाइट मान लो, ए और बी की हाइट इक्वल है, बी और सी की हाइट इक्वल है, तो फिर ए और सी की हाइट भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। इसका तो कोई दो राय है ही नहीं। ऐसे ही ये मैं कहता हूँ, ये मान लो ट्रायंगल T1 है, ये ट्रायंगल T2 है, ये ट्रायंगल T3 है, ठीक है, ये है। मैं ये कहूँ अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, और मैं फिर ये कहता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि पहली और तीसरी भी, क्या फिर आप इससे ये कह सकते हो क्या कि ये दोनों ट्रायंगल भी, ये वाली पहली और तीसरी भी सिमिलर होगी, होगी बिल्कुल, ठीक है। यही भाई सिमिलर का क्या मतलब होता है, शेप सेम होनी चाहिए। इन दोनों की शेप सेम है और इन दोनों की शेप सेम है, तो फिर क्या पहली और तीसरी की शेप अलग हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल की शेप सेम होनी चाहिए, और शेप सेम है इनकी, ठीक है। तो इसमें बताओ मेरे को, ये T1 कहती है मैं पूरी ट्रायंगल के सिमिलर हूँ, T2 कहती है इसके तो मैं भी सिमिलर हूँ, तो फिर ये कहती है चलो कोई बात नहीं, हम एक समझौता कर लेते हैं, हम आपस में भी क्या हो जाएंगे, फिर सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि इस परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड दो ट्रायंगल बनी है, वो पूरी यानी कि होल ट्रायंगल, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ABC,
उसके भी सिमिलर है और ये आपस में भी क्या है बच्चों, सिमिलर है। समझ गए आप इसका मतलब? बस यही पार्ट था मेन बताने वाला। अब मैं आपको जो है ये बताता हूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो समझो, इन ट्रायंगल्स के नाम, हाउ टू यूज, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही काम आना है, हाउ टू यूज द नेम्स ऑफ थ्री ट्रायंगल्स। यहाँ पे तीन कौन सी है, एक तो ये T1 है ना, T1 ट्रायंगल है, एक T2। T1 और T2 मैं आप लोगों की सुविधा के लिए दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना, एग्जाम में तो क्या लिखना है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तीन ट्रायंगल है, कौन सी, T1, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड होल ट्रायंगल। होल ट्रायंगल का मतलब कौन सी होगी बच्चों, ABC। इन तीन ट्रायंगल के नाम कैसे यूज करने हैं अब आप ध्यान से समझ लो, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा रहा हूँ। ये जो अनदर प्रूफ है ये छोड़ दो, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो अपने को सिर्फ इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, इन छोटी छोटी वाले को, ये T1 और ये T2। तो इसको मैं जो है ना, पहले तो मैंने क्या प्रूव किया कि ये T1 बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है, T2 भी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये T1 और T2 आपस में भी सिमिलर होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका यही प्रूफ है, हम बिना T1 को पूरी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किए भी ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सीधी भी आपस में सिमिलर है। वो चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए। एग्जाम में ये थ्योरम नहीं आएगी, ये प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन सेम एज इट इज चीजें क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, मेरी बात को याद रख लेना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं बिना ये T1 को पूरी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किए सीधा ये प्रूव कर दूंगा कि T1 और T2 आपस में डायरेक्ट सिमिलर है। वो कैसे, देखो एक एंगल तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 तो दोनों में 90 है। देखो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें बच्चों प्रूव करना है कि ट्रायंगल 1 जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, यही तो प्रूव करना है। और सिमिलर के लिए क्या कर दो बताओ, कोई दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, कोई दो एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। आप कहोगे सर एक तो सबको ही दिख रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 है ना, इसमें भी है और इसमें भी, दोनों क्या है 90 90 के है, मतलब कि ऊपर वाली ट्रायंगल में एक एंगल दिख गया अपने को क्या 90 डिग्री का, और ऐसे ही नीचे वाली ट्रायंगल में एक एंगल दिख गया अपने को ये वाला 90 डिग्री का। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो सबको पता है क्या हो गए 90 के। मैं कहता हूँ फिर ये तो एक ही हुआ, दूसरा एंगल कहाँ से लाओगे, एक तो देखो इस ऊपर वाली ट्रायंगल की बात करूँ रेड की, इसमें एक एंगल ये, क्या ये एंगल ए इन दोनों में से किसी के इक्वल हो सकता है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना कि इक्वल है, होगा तो पक्का, लेकिन किसके होगा और कैसे होगा ये तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही इसका जो ये थर्ड एंगल है, क्या ये किसी एंगल के आप इक्वल कह सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कह सकते। मैंने कहा था ना यहाँ बच्चा गलती कर सकता है, वो कह देगा सर ये दोनों आपस में इक्वल है 45 45, मैंने कहा था ना ऐसा कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो फिर कैसे पता करें कि ये ए एंगल इन दोनों में से किसके इक्वल होगा, या फिर ये वाला एंगल इन दोनों में से किसके इक्वल होगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो सुनना ध्यान से। ये ट्रायंगल है मैंने बना दी ABC। अगर मैं आपसे कहूं ये तो 90 डिग्री का फिक्स है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बाकी दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे आप मेरे को बताओ। आप कहोगे सर अच्छी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि तीन बच्चों के पास टोटल 180 रुपए है, उनमें से एक के पास 90 है, तो बताओ बाकी दो के पास कितने कितने होंगे। ऐसा थोड़े बता सकते हैं, हो सकता है इसके पास 60 हो इसके पास 30, या हो सकता है इसके पास 80 हो इसके पास 10 हो, मतलब कि बाकी ये जो दोनों बच गए ना, इन दोनों के पास कुल मिला के कितने रुपए है बताओ। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 90, क्यों, तीनों का सम 180 है, 180 में से 90 तो इसी के पास है, तो बाकी जो 90 बच गए वो किन के पास है, इन दोनों के पास। लेकिन इन 90 में से कितने ए के पास है कितने सी के पास है, इसका कोई प्रूफ थोड़ी है, नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा है, एंगल आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो थीटा का मतलब तो कंफ्यूज नहीं होना, आप छोड़ो थीटा को आप एक्स मान लो, आप इस एंगल को थीटा क्यों मानते हो, आप क्या मान लो एक्स तो मान ही सकते हो, ठीक है। अगर ये एक्स है तो आप बता सकते हो ये कितना होगा, भाई एक एंगल एक्स है इसमें से, एंगल सी कितना हो गया 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया आपका 90 माइनस एक्स हो गया, कोई दो राय नहीं है इसमें से। यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है, एक एक्स है, तो तीसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम निकालना कितना होगा, देखो 90 प्लस एक्स
प्लस 90 माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 90 प्लस 90 बच गया ना, वही 180। आपको क्या ध्यान रखना है, एक 90 है, एक x है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स ही होगा पक्का, ठीक है। अब इसको हम आगे लेके जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो ये आपकी क्या थी, एक ट्रायंगल बनाई थी हमने, और यहां से हमने क्या डाला था बच्चों, एक परपेंडिकुलर डाला था राइट एंगल वर्टेक्स से। इसको हमने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। 1 और 2 तो इक्वल है नो डाउट। अब बात रहेगी बाकी एंगल्स की। बाकी एंगल को मैं कैसे प्रूव करूंगा, ये ध्यान से देखना। ये पी है मान लो, मैं ये कहता हूं इस एंगल को थीटा मान लो या एक्स मान लो, ठीक है। इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया मेरी मर्जी से। तो मुझे ये बताओ, जो ये ऊपर वाली ट्रायंगल है ब्लैक कलर की, ये वाली ट्रायंगल, इसमें 3 एंगल है। एक तो ये 1, 1 तो फिक्स है 90 डिग्री का, है ना। ये तो कितना है बच्चों, 90 का। ये हमने x मान लिया। इसका तीसरा एंगल कौन सा है, ये वाला बच गया ना, कॉर्नर वाला, ये वाला। ये क्या बच गया इसका बच्चों, तीसरा एंगल बच गया। ये क्या आप मेरे को बता सकते हो कितने डिग्री का होगा। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था एक 90 एक x, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये बात होगी कंफर्म। अब इसी तरह से आप मेरे को ये बता दो कि अगर ये पूरा एंगल कितना था, बता दो मेरे को। ये पूरा एंगल, एंगल बी 90 का था, ये पूरा एंगल 90 का था। इसका एक हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो मैं शेडिड कर रहा हूँ, ये मेरे को पता लग गया कितना, ये 90 माइनस एक्स है। तो ये कितना होगा, ये छोटा सा हिस्सा बता सकते हो। आप कहोगे जी एक्स होगा, क्यों, ये पूरा 90 है, ये 90 में से x घटा दिया, तो ये x करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा ना, x से माइनस एक्स कट जाएगा। तो ये एंगल कितना बच गया मेरा, बताओ, x बच गया। अब आप कहोगे सर फिर तो वही बात होगी, अगर ये x बच गया, अब मैं इस छोटी वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की, रेड की। एक इसमें एंगल कितना 90 का फिक्स है, एक ये वाला एंगल इसका छोटे वाला कितना हो गया, x हो गया। तो ये कितना हो गया बताओ, 90 माइनस एक्स हो गया। और देखो ऊपर वाली ट्रायंगल के 3 एंगल कौन से हैं, एक 90, एक x, एक 90 माइनस एक्स। नीचे वाली के एक 90, एक x और एक 90 माइनस एक्स। तीनों एंगल इक्वल हो गए ना। सो बाय ए या ए सिमिलरिटी, दोनों T1 और सिमिलर होगी किसके, T2 के। अब तो आपकी डाउट खत्म होगी कि बिना हम पूरी ट्रायंगल को यूज करे भी आपस में भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये चीज सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताई है। अब बात आती है कि ये ट्रायंगल सिमिलर तो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका नो नीड टू प्रूव, लिख लो आप, नो नीड टू प्रूव थ्योरम 6.7। इस थ्योरम का नाम, पूरी थ्योरम का नाम क्या है, 6.7, जो स्टार्टिंग में मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक की इमेज जो बताई थी आपको, ठीक है, थ्योरम। उसका प्रूफ आपको नहीं करना, आपके एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो, बाकी थ्योरम मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इसका रिजल्ट यूज करना है। रिजल्ट क्या बताया मैंने, अगर एक राइट ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला जाए, तो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो दो ट्रायंगल बनती है वो आपस में भी सिमिलर होती है और पूरी बड़ी ट्रायंगल की भी सिमिलर होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 3 ट्रायंगल्स के नेम्स क्या आएंगे बच्चों, नेम्स ऑफ दीज 3 ट्रायंगल। आपको ये पता है कि सिमिलैरिटी के अंदर अगर मान लो किसी बच्चे ने लिख दिया कि ABC और PQR सिमिलर है, और एक बच्चे ने लिख दिया ABC है ना, वो सोचेगा PQR को तो PRQ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बताओ, सेम टाइम पे एक ही क्वेश्चन के अंदर ये दोनों बच्चे सही हो सकते हैं? आप कहोगे जी नहीं, दोनों तो सही नहीं हो सकते, है ना। वन ऑफ देम इज 100% रॉन्ग। इन दोनों में से एक तो पक्का गलत है। क्यों, अगर ये सही होगा, मान लो टीचर ने कह दिया कि आप सही हो, तो टीचर इसको सही कैसे कर सकता है, क्योंकि इसने इसको तो सेम रख लिया, इसमें P को सेम रख दिया और QR को चेंज कर दिया, ऐसा थोड़े चलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ये बच्चा कह रहा है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, और P किसके इक्वल है, Q के, और ये बच्चा कह रहा है P किसके इक्वल है, R के। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये चीज एक तो रॉन्ग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल के नाम किस तरह से आगे पीछे किया जाता है वर्टेक्स को, वो देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना आसान तरीका आपको बता दूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो ना फटाफट सोल्व हो जाएंगे। अब ध्यान से सुन लेना मेरी ये बात, हाउ टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो पहले मैं रफ में बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे मैंने फेयर फिगर आपके लिए बनाई हुई है। ये मान लो एक डायग्राम है, इसकी आपको अब फिगर तो याद हो ही गई होगी। ये वाले एंगल क्या होते हैं, दोनों 90 90 के होते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। इसको नाम दे दो A
बी सी और इसको नाम दे दो पी। नाम कुछ भी दे देना, जो बुक में नाम दिया है नाम से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन बात होती है कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लो आप इसको छोटी ट्रायंगल वन को और इसको वन क्यों नाम दे, टी वन ही नाम दे दे, क्योंकि आपकी हैबिट होगी ना टी वन टी टू बोलने की। इसको ट्रायंगल वन और इसको ट्रायंगल टू। ट्रायंगल वन का नाम क्या देना है, हमेशा ट्रायंगल वन का नाम क्या यूज करें। आप ये समझ लो ये है ना तीन बच्चे हैं, ट्रायंगल वन, ट्रायंगल टू और पूरी बड़ी ट्रायंगल, ठीक है। आप अगर मान लो आप तीन दोस्त हो और बचपन से ही आपने अपने नाम फिक्स कर लिए कि हम एक दूसरे को इस नाम से बुलाएंगे, तो कभी ऐसा होगा कि आप आपस में एक दूसरे के नाम भूल जाओ। आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा लाइफ टाइम याद रहेंगे। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों ट्रायंगल के नाम याद रखने का प्रोसीजर क्या है, बस उस प्रोसीजर को फॉलो कर लेना हर क्वेश्चन में। आपका नाम कभी भी कोई एग्जामिनर गलत कर ही नहीं पाएगा, 100% सही करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मैं कहता हूँ स्टेप नंबर 1 लिख लो। स्टार्ट कहाँ से करना है, नाम, नाम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, राइट एंगल वर्टेक्स से। याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स। राइट एंगल वर्टेक्स क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था ना, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना होता है, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना होता है वहां से स्टार्ट करो। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, वहां से कर देंगे स्टार्ट। अब जैसे मान लो मैंने छोटी ट्रायंगल का नाम देना है T1 का, तो आप मेरे को खुद बताओ कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, T1 का नाम क्या होगा। अब आप खुद ही बता दो कि स्टार्ट कहाँ से करें, यानी कि पहला वर्टेक्स इसका क्या होगा। आप कहोगे जी ये देख लो कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल तो ये है यानी कि P पे बन रहा है, इसका नाम कहाँ से स्टार्ट करोगे, P से कर दिया, यानी कि ट्रायंगल P तोड़ लिखेंगे। अब वो कैसे लिखोगे, बिल्कुल आसान तरीका है। आप एक क्लॉकवाइज जानते हो और एक एंटी क्लॉकवाइज जानते हो। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और एक क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज यानी कि ये घड़ी है मान लो, और ये घड़ी की सुई 12 पे है ना। अब घड़ी की सुई आप खुद बता दो मेरे को कैसे घूमेगी, इधर आएगी घड़ी की सुई, या फिर ये घड़ी की सुई इधर है तो ये ऐसे घूमती है। आप कहोगे जी ये तो गलत है, घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है ना, क्योंकि ये 12 है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 12 से 1 पे आती है, 1 से 2 पे, 12 से 11 पे थोड़ी जाती है कभी सुई। तो ये क्या बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लॉकवाइज। और सबको कौन सी डायरेक्शन अच्छी लगती है, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि हमें बचपन से ही घड़ी को देखने की आदत होती है। तो आप यहाँ पे भी वही चीज यूज करो। ये ट्रायंगल है आपकी, पी से तो आपने स्टार्ट कर दी, फिर आप इसके वर्टेक्स कैसे लोगे, क्लॉकवाइज लोगे। क्लॉकवाइज का मतलब इसको घुमा दो, यानी कि पी से स्टार्ट करके 3 वर्टेक्स है, देखो कौन कौन से, पी, ये पी और ये ए। स्टार्ट कहाँ से कर दिया आपने, पी से, फिर क्लॉकवाइज घुमाना, पी से। क्लॉक कैसे घूमती है, घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, देखो ऐसे, पी से कहाँ जाएगी, बी पे। आप खुद सोचो, घड़ी की सुई पी से वापस ए पे थोड़ी जाएगी, पी से पहले बी पे जाएगी और बी से होते हुए कहाँ पे जाएगी, ए पे जाएगी, फिर ए से कहाँ पे आएगी, पी पे। पहले आपने पी से स्टार्ट करना है, क्यों, मैंने बताया राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करो। पी से होते हुए कहाँ पे भेज दो इसको, बी पे, और बी से फिर कहाँ पे चली जाएगी, ए पे। तो अब बताओ कि किसी बच्चे को कोई मुश्किल आएगी, आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगी। इतना आसान तरीका है, राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट कर देना और फिर क्लॉकवाइज घूम जाना। पी से क्लॉकवाइज घूमना है, आप खुद देख लेना ए पे पहले जाना है या बी पे पहले जाना है। अगर पहले बी पे चले गए तो फिर उसके बाद तो ए का नंबर आना है, लिख देना, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पेज पे ट्रायंगल 2 की। अब देखो मैं ट्रायंगल 2 की बात करता हूँ। ट्रायंगल 1 का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, अब बात करते हैं ट्रायंगल 2 की। ये बना लो ABC और बीच में क्या ड्रॉ कर दो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये सारा का सारा बेस है, यूं लगा लो। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों का काम हो जाएगा आपके लिए। ये P पॉइंट हो गया और ये क्या है आपकी ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 2 का नाम अब आप खुद बता दो मेरे को कि क्या होगा, नेम ऑफ ट्रायंगल 2, नेम ऑफ ट्रायंगल 2। इस ट्रायंगल 2 का क्या नाम होगा आप बताओ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले राइट एंगल वर्टेक्स से। स्टार्ट फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स, राइट एंगल वर्टेक्स एंड देन मूव और फिर चलो। कैसे चलो, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, उसकी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो बताओ इसमें राइट एंगल वर्टेक्स कौन सा है, इस नीचे वाली ट्रायंगल में T2 में राइट एंगल तो यही है ना, P पे, P से स्टार्ट करो। अब क्लॉकवाइज कैसे, P से घड़ी की सुई
बी पे जाएगी पहले या पहले सी पे आएगी? आप कहोगे जी ऐसे आएगी, है ना, ये पहले किस पे जाएगी? सी पे, और फिर सी से होती हुई कहाँ पे जाएगी? बी पे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपको पता ही है, 10th क्लास में होगे। तो इस ट्रायंगल का हमेशा ही नाम क्या यूज करोगे? पी सी बी। अब इसी डायग्राम में आप मेरे को बता दो नेम ऑफ ट्रायंगल वन क्या होगा? नेम ऑफ ट्रायंगल वन, क्योंकि डायग्राम तो एक ही है ना। देखो लास्ट पेज के ऊपर भी मैंने यही डायग्राम बनाया है और इस पेज पे भी इसी को कॉपी किया है। तो इसका नाम क्या होगा बताओ आप मेरे को? ट्रायंगल वन का। ट्रायंगल वन का आप कहोगे सर ये जो P है ना, यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो दोनों P से होंगे, क्लॉकवाइज घूमो। P से कहाँ पे जाओगे? B पे। P से कहाँ पे जाओगे? B पे। और P से कहाँ पे जाओगे? A पे। तो ये ट्रायंगल वन का नाम हो गया। अच्छा ये बताओ क्या ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू सिमिलर होती है? बिल्कुल होती है, प्रूव किया ना हमने। ट्रायंगल वन यानी कि T1 सिमिलर होती है किसके? T2 के। दैट इम्प्लाइज T1 का नाम क्या? ट्रायंगल PBA। और T2 का नाम क्या? ट्रायंगल PCB। अब अगर मैं आपको सीधा ये कह देता कि बच्चों डायग्राम बना लो और इसको रट्टा मार लो, तो रट्टा मारना मुश्किल हो जाता ना, क्योंकि रट्टे किस किस चीज़ के लगाओगे? एग्जाम में भूल जाओगे, लेकिन रटना है ही नहीं आपको। आपको राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करके और बस क्लॉकवाइज घूमना है। ये आप एक लाइन याद रख लो, बस आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, मैं कहता हूँ सोल्व करने। ये हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख दी यहाँ पे अच्छे तरीके से कि दोनों छोटी ट्रायंगल यानी कि T1 और T2 चाहिए, अगर उनके नाम चाहिए अपने को तो उनके नाम किस तरह से देंगे? राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट कर दो और कैसे घूमो? क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है। दोनों छोटी ट्रायंगल के नाम तो हो गए याद। लेकिन अब आप कहोगे सर अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी एक छोटी ट्रायंगल की और एक पूरी बड़ी ट्रायंगल की, मान लो अब अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी? T1 की, और ये क्या है? आपकी T2 है। मेरे को जरूरत है एक तो इस छोटी ट्रायंगल की, आपको जरूरत आपस में किसी की भी पड़ सकती है। देखो तीन दोस्त है, तीन दोस्त ABC हो आप, हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए, और हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए, पड़ सकती है ना। तो T1 और T2 की आपस में अगर जरूरत पड़ गई तो हम लिख लेंगे दोनों के नाम, सीख लिए हमने। अब T1 की मान लो जरूरत पड़ेगी किसकी? होल ट्रायंगल से। नाउ T1 एंड होल ट्रायंगल, ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और फिर उसके बाद आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि हाँ कैसे हमें इनके नाम को यूज करना है। T1 और T2 का तो देखो पहले ही फिक्स हो चुका ना। T1 और T2 का क्या फिक्स हो चुका? राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और फिर घूमना है आपको किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये बताओ, अब अगर मैं आपको कह दूं कि अगर T1 और होल ट्रायंगल के अंदर आपको जरूरत पड़ जाए दोनों ट्रायंगल की, तो इनके नाम क्या क्या यूज करोगे? और मैं आपको कहूं कि अब है ना T1 के लिए प्रोसीजर दूसरा कर लो, जो पहले सिखाया ना उसको भूल जाओ। तो आप बताओ, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि किस में क्या करें? इसलिए मैं कहता हूं T1 और T2 तो पहले ही फिक्स हो चुके। T1 एंड T2 आर ऑलरेडी फिक्स, ये तो पहले फिक्स हो चुके हैं। T1 T2 दोनों कहेंगे कि हमारे नाम देने के तरीके तो पहले फिक्स हो चुके हैं। मान लो आप तीन दोस्त हो, दो के नाम तो आपके पहले फिक्स हो गए। अब तीसरा दोस्त आया कहता है यार मेरे को ना तुम्हारे नाम पसंद नहीं है, आप तुम्हारे नाम चेंज करेंगे अपन तीनों मिलके। लेकिन ए भी कहेंगे नहीं, हमने तो अपने नाम रख लिए, अब तुम्हारा नाम हम अपनी मर्जी से रखेंगे, ठीक है, तुम्हारा नाम हम अपनी मर्जी से रखेंगे। अब नया कौन आया बताओ? ये पूरी जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ना, इसने एंट्री की है नई, इसका नाम हम अपनी मर्जी से रखेंगे। T1 का नाम क्या होगा बच्चों? पहले वाला। T1 का नाम क्या होगा? पहले वाला। यहाँ पे अगर मैं यूज करूंगा क्या? T2, एक T2 एंड होल ट्रायंगल। अगर यहाँ पे मैं होल ट्रायंगल और T2 को यूज करूंगा तो T2 कहेगा हम तो पहले ही फिक्स हो चुके हैं, नाम हमारा क्या होगा? पहले वाला होगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा कि पहले आपने जो नाम सीखा है उसके अंदर कोई चेंज करो, नहीं। T1 और T2 बिल्कुल 100% फिक्स हो गए, कभी भी आपको लाइफ में चेंज नहीं करने इनके नाम, ठीक है। अब बात आती है होल ट्रायंगल की। अब होल ट्रायंगल कहेगा कि यार मेरा ना नाम तो चेंज कर दो, लेकिन कम से कम थोड़ी तो सिमिलरिटी रखो तुम्हारे और मेरे अंदर। वो कहेंगे ठीक है रख लेते हैं। थोड़ी सिमिलरिटी मतलब स्टेप वन क्या था नाम रखने का बताओ? स्टार्ट करना था अपने को कहाँ से? फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स। कहाँ से स्टार्ट करना था? राइट एंगल वर्टेक्स से। और स्टेप टू क्या था? स्टेप टू में आप कहोगे कि हमें मूव करना था कब? क्लॉकवाइज। देन मूव क्लॉकवाइज, यही तो दो स्टेप थे। अब ये जो सी बंदा आया है ना नया आपका दोस्त, ये कहता है कि देखो दो स्टेप में नाम रखने का तरीका है ना, एक पहला स्टेप एक दूसरा स्टेप।
आप मेरा है ना दोनों स्टेप चेंज मत करो, एक कर दो अपनी मर्जी से, ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे को भी अच्छा लगेगा। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मान ली तेरी बात, जो पहले वाला स्टेप है ना उसको तो हम क्या रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं, उसको तो क्या रखो सेम, लेकिन जो दूसरे वाला है ना उसको कहते हैं हम चेंज करेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना तो तुम्हारे को कैसा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब सी मान गया, कहता है कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो होल ट्रायंगल में बताओ क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्ट फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स, राइट एंगल वर्टेक्स, एंड देन कहाँ पे मूव करना है, मूव एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए ना, क्योंकि इसकी पहली शर्त मानी गई है, दूसरी नहीं मानी गई। एंटी क्लॉकवाइज पहली शर्त मान ली, दूसरी नहीं मानेंगे, क्योंकि पहली तो स्टार्टिंग में इसने कहा मान लो यार, इसने मान ली। अब दूसरी भी अगर मनाने की कोशिश करेगा तो फिर ये ए और बी कहेंगे नहीं तू हमारे ग्रुप में ही नहीं आ सकता, क्योंकि तुम तो ये चाह रहे हो कि सारी शर्त तेरी हम मान ले। तो फिर सी कहेगा कि चलो ठीक है ये मत मान लो, पहली मान लो, ठीक है, ऐसे करना है आपको याद। पहले वाला नाम T1 का नाम क्या था, पहले तो T1 का नाम बताओ मेरे को। पहले इससे स्टार्ट करेंगे पी से, और फिर कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज। पी के बाद सुई कहाँ पे आएगी, बी पे, और बी से घूमती हुई कहाँ पे जाएगी, ए पे, ये होगी। एंड इस बड़ी वाली ट्रायंगल का नाम बताओ, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ, राइट एंगल वर्टेक्स। पूरी बड़ी ट्रायंगल में राइट एंगल किस पे होता है, बी पे, तो स्टार्टिंग तो कहाँ पे करेंगे, बी से। लेकिन अब कैसे घुमाएंगे बताओ बी को, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई बी पे है। अब पूरी ट्रायंगल के वर्टेक्स एक सी है, ये वाला एक बी है, और एक ए है। स्टार्ट कहाँ से करें बताओ, बी से, क्यों, क्योंकि बी क्या है, राइट एंगल वर्टेक्स है ना। बड़ी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल वर्टेक्स है। तो फिर अब कैसे घुमाएं, ये बी पे सुई खड़ी है, बी से सुई सी पे जाएगी कि ए पे जाएगी। अब मान लो इसने चलना स्टार्ट कर दिया ए की तरफ, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं ए की तरफ नहीं जाना, आपको तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि आप बी पे पहुंच गए ना, अब वापस वहीं जाओ जहां से आए थे, है ना। तो ये कहाँ पे जाएगा, वापस सी पे जाएगा, ठीक है, वापस कहाँ पे जाएगा, सी पे। और सी से फिर इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ए की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, देखो घड़ी की सुई आपने ऐसे थोड़ी देखी है कभी कि बी से पहले सी पे जाए और सी से फिर वापस ए पे आए, है ना, ऐसे नहीं जाएगी। तो इसलिए इसको हमने क्या घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो अब तीनों ट्रायंगल के अगर आपको नाम यूज करने पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो कौन सा है बताओ, पहले वाला ही है, पीछे वाला पेज पलट के देख लो, पी बी ए दिखाऊं आपको, देखो ये रहा पी बी ए, ये रहा ना पी बी ए, पहली ट्रायंगल क्या है, पी बी ए, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, पी बी ए। तो ये तो पहले वाला है। नए नाम, नया नाम का क्या तरीका, राइट एंगल से स्टार्ट करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। अब ऐसे ही T2 और होल ट्रायंगल का नाम देखें, T2 का नाम कौन सा, पहले वाला, राइट एंगल से स्टार्ट करो और फिर क्लॉकवाइज घुमाओ। पी से कहाँ पे जाएगी ये सुई, सी पे, और सी से कहाँ पे आएगी वापस, पी पे, है ना, यहाँ पे आ जाएगी, हो गया। अब बताओ ये सिमिलर होल ट्रायंगल, होल ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट होएगी, बी से। अब बताओ बी से पहले सी पे जाएगी ना, बी से कहाँ पे जाएगी, सी पे, और सी से फिर वापस किस पे जाएगी, ए पे, बी सी ए। अब देखो होगी ना, इस ट्रायंगल का नाम तो सेम रहेगा, बी सी ए, इस ट्रायंगल का नाम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बी सी ए। बी सी ए याद रखना है, बी सी ए की पढ़ाई करते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन रट्टा नहीं मानना, क्योंकि यहाँ तो ABC नाम है, पेपर में इसकी जगह PQR नाम देंगे तो फिर आप याद थोड़े करते फिरोगे, ठीक है। याद नहीं करना कुछ भी मैथ में, आपने सीखना है, उसका प्रोसीजर जानना है। अच्छा इसका नाम दिखाऊं आपको, सेम है पहले वाला, PCB, देखो PCB, ये रहा PCB। तो दोनों का नाम क्या है, सेम है। T1 और T2 का नाम मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने किसका नाम चेंज किया, बड़ी वाली ट्रायंगल। क्यों, बड़ी वाली ट्रायंगल की एंट्री कब हुई है, बाद में, पहले किसकी एंट्री करवाई हमने, T1 और T2 की, खत्म। ये चीज अगर आपने सीख ली ना, अब ये एक्सरसाइज मैं कहता हूँ 80% आप ये मान के चलो आपकी सोल्व होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में कभी आपसे कुछ पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा। मैं कहता हूँ बस ये नाम लेने सीख लो तीनों ट्रायंगल के, और क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। अब हम करते हैं, ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको है ना ट्रायंगल्स की साइड दे रखी है, 4 क्वेश्चन है ये, एक नंबर का 100% आएगा ये क्वेश्चन, 100% इन 1 मार्क, एक नंबर में 100% एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। कहता है ये 4 क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल की साइड है ये, 1 2 3, 3 साइड है, ट्रायंगल बनाती है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, ये बताओ कि इन चारों में से क्या चारों की चारों राइट ट्रायंगल है, या फिर चारों नहीं है तो कौन कौन सी है। अगर राइट ट्रायंगल है
तो उसमें हाइपोटेनियस का नाम बताओ। हाइपोटेनियस कैसी होगी बताओ, लॉन्गेस्ट होगी। तो जो तीनों में सबसे बड़ी हो ना उसको हाइपोटेनियस कह देना। लेकिन सबसे पहले राइट ट्रायंगल तो प्रूव करोगे ना। पहला पार्ट करता हूं मैं, बताओ 7, 24 और 25, क्या ये तीनों साइड राइट ट्रायंगल की होगी या नहीं होगी, इसको चेक करने का क्या तरीका होता है। ये राइट ट्रायंगल की साइड यस और नो, यही तो आपसे जानना चाहते हैं ना कि यस है इसका आंसर या नो है। मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं, ये है या नहीं। सबसे बड़ी वाली साइड ये क्या है बताओ, लॉन्गेस्ट है ना। इस लॉन्गेस्ट साइड का क्या किया करो, स्क्वायर किया करो, ठीक है। और बाकी दोनों साइड का क्या कर लो, स्क्वायर करके और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। इसका स्क्वायर 625, इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये भी कितना आ गया 625। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है आगे ना, सो हम कहेंगे इट इज ए राइट ट्रायंगल। पेपर में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो आपको बस यस या नो लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यस या नो। यस इट इज ए राइट ट्रायंगल, ये सारा काम किस में कर लेना, रफ में कर लेना। लेकिन अगर 0% रिस्क पे खेलना चाहते हो तो ये फेयर में करके दिखा देना, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है बच्चों, राइट ट्रायंगल है। एंड हाइपोटेनियस कितना है बताओ, हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेनियस कौन सा होता है, सबसे बड़ी साइड, ठीक है। एक क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये साइड है 386, आप है ना ऐसे लिखा करो 368, सबसे बड़े वाली साइड को लास्ट में लिखा करो। ये क्या है आपकी लॉन्गेस्ट। उससे ये फायदा होएगा, लॉन्गेस्ट का स्क्वायर एक तरफ कर दो और दोनों छोटी छोटी वाली का स्क्वायर एक तरफ कर दो। अब देखो ये 9, ये 36, ये होता है 45, लेकिन ये होता है 64। बताओ क्या इक्वल है, ये तो क्या है अनइक्वल है ना, यानी कि डिफरेंट आ गई। डिफरेंट आ गई तो हम क्या कहेंगे, सो इट इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। पेपर के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 50, 80 और 100। इसको देखें, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर एक तरफ कर लो और 50 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर करके और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये होता है 2500। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 0 का स्क्वायर करोगे 2 जीरो लग जाएगी ना। ये कितना हो गया आपका बताओ, 989 हो गया, 8900। और ये होता है क्या 10,000। आप बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, अनइक्वल आ गए। ये तो अनइक्वल आ गए, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। कोई भी बच्चा बता देगा कि ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब देखो आपका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ये तो 5 12 13 है ना, होता है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो देख के ही आप आंसर दे सकते हो। ये लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड को हमेशा कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है, ठीक है। वैसे तो कहीं पे भी लिख दो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ 13 का स्क्वायर करो, यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ 12 का स्क्वायर। सबसे पहले सबसे बड़े वाली स्क्वायर का साइड एक तरफ, जो दोनों बाकी साइड बच गई उनके स्क्वायर को ऐड कर दो। ये हो गया 25, ये हो गया 144, 169, और ये भी कितना होता है 169। दोनों क्या आगे, इक्वल आगे, ये क्या आगे इक्वल। सो हम लिखेंगे इट इज ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है तो क्या बताओ फिर, हाइपोटेनिस बताओ। कहता है हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा इसमें, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पढ़ो बच्चों, स्टेटमेंट क्या है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम के लिए, वो मैं मार्क करवाता जाऊंगा आज आपको, और वो मार्क करते रहना। अब इसमें आप मेरे को बताओ कि पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट पी। जो पी के ऊपर क्या है, राइट एंगल्ड है। देखो जब भी पेपर में राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए ना, तो आपको राइट ट्रायंगल की फिगर हमेशा ऐसे बनानी है, हमेशा। एक ही बात याद रखो, जब किसी तरह से बना लेना क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। लेकिन जब बनानी ही किसी तरह से है तो एक ही हैबिट डाल लो कि हम तो ऐसे ही बनाएंगे हमेशा। लेकिन पेपर में अगर ये कहे
कि राइट एंगल्ड पी के ऊपर है, तो पी कहाँ पे लोगे? पी तो अपने को यहीं लेना पड़ेगा ना। अब कोई बच्चा कहे मैं तो यहाँ लूंगा, यहाँ कैसे ले सकते हो? फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिखने में तो ये राइट ट्रायंगल लग रहा है, राइट एंगल, और आप ले इसको यहाँ रहे हो, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जहाँ दिख रहा है वहीं लो, लेना तो है ही आपको, यहाँ पे ले लो फिर, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल तो क्या है? पी क्यू आर है। पी के बारे में तो हमारे को बता दिया, अब क्यू आर के बारे में नहीं बताया। और जिस चीज़ के बारे में एग्जामिनर हमारे को कुछ कह नहीं रहा, तो हमारी मर्जी है, हम किसी को कुछ भी माने। तो मैं इसको क्यू मान लूंगा, इसको आर मान लूंगा। आपके मन में अगर एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है तो आप घर पे मैंने जो बना रखा है पहले वो क्वेश्चन सोल्व करके फिर इसको क्यू मान लेना, इसको आर मान लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो गया। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। अब ये जो क्यू आर है ना, ये वाली साइड, एम इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है, और वो इस तरह से है कि पी एम क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो ये पी और ये एम, यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये पी एम, यानी कि एम इसके ऊपर ऐसा पॉइंट है जिससे कि जो पी एम है, यानी कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे? क्यू आर पे, यानी कि इस साइड पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे अच्छा अच्छा डायग्राम आपको बनाना है, शो करना है आपको ये। तो बस क्वेश्चन को तरीका क्या होता है सोल्व करने का? पहले लिखा करो गिवन। आपको क्या गिवन है? एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, एक तो ये गिवन है, और एक आपको गिवन है कि पी एम परपेंडिकुलर है किस पे? क्यू आर पे। समझ रहे हो मेरी बात? आपको ये गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है वो लिख दो। प्रूव क्या करना है बच्चों? पी एम स्क्वेयर इक्वल है क्यू एम इंटू एम आर। जब भी ये स्क्वेयर वगैरह प्रूव करने होते हैं ना 10th क्लास में, तो कौन सी चीज़ याद आती है हमारे को? सिमिलैरिटी। क्योंकि सिमिलैरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, और उनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो स्क्वेयर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो आपको प्रूफ मैं बताता हूँ। अब इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको क्या कहा? एक ही थ्योरम यूज होनी है मैक्सिमम, वो वाली है ना, कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है और पूरी बड़ी ट्रायंगल की भी सिमिलर होती है। आपको 3 पेयर है, देखो, एक तो T1 और T2 का, एक तो T1 और T2 का। एक T1 का पेयर बना सकते हैं हम किसके साथ? होल के साथ। और एक T2 का पेयर हम बना सकते हैं होल के साथ। यानी कि आप 3 दोस्त हो तो आप दो दो के जोड़े कितने वे में बना सकते हो? 3 वे में। एक तो A और B का, फिर B और C का, फिर A और C का, ये हो गया। अब किन दोनों का जोड़ा बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट, ये पेपर में मत लिखना, नोटबुक में लिख लेना। ये देखना, ये देखना कि तीनों में से कौन सी दो ट्रायंगल का यूज करें, कौन सी दो ट्रायंगल्स। क्योंकि अगर ये पता लग गया उसके बाद तो बस नाम ही देने हैं ना, और नाम आपको देने आते ही है। अब आप कहोगे सर ये बता दो हमारे को तो आसानी से कि कौन सी दो ट्रायंगल का यूज करें, हमारे को बिना कोई जो है ना कंफ्यूजन के आसानी से पता लग जाए। मैं ये कहता हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको स्क्वायर वाली टर्म से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? पी एम स्क्वेयर से हिंट मिलेगा। पी एम स्क्वेयर से आपको क्या मिलेगा? हिंट मिलेगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल या परसों भी करवाया था लास्ट वाले लेक्चर्स में, जिसके ऊपर स्क्वेयर है वो स्क्वेयर, देखो पीएम स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? पीएम की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पीएम से। यानी कि पीएम 2 बार यूज होना चाहिए। पीएम क्या होना चाहिए बच्चों? 2 बार यूज होना चाहिए। यानी कि आपको दो ट्रायंगल ऐसी लेनी है जिनकी साइड पीएम पक्का हो। यानी कि आपको आपको दो ट्रायंगल ऐसी लेनी है, सॉरी, जो आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स वो लेनी है जिनकी साइड पीएम तो होनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि दो ट्रायंगल लोगे तभी तो आप पीएम को 2 बार यूज कर पाओगे ना, एक बार उस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में। अब आप मेरे को खुद बता दो, ये 3 ही तो ट्रायंगल होती है। एक तो ये T1 होती है, एग्जाम में नहीं सुना ये T1 T2, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। एक T2 होती है और एक पूरी बड़ी ट्रायंगल होती है। क्या ये पीएम साइड कोई बड़ी पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, बड़ी ट्रायंगल की साइड तो 3 ही है, एक तो PQ है, एक ये है, और एक ये हाइपोटेन्यूस है ना। इसका मतलब पीएम जो साइड होगी वो एक तो T1 की है, देखो T1 में भी है पीएम और T2 में भी है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कौन सा पेयर लेंगे हम, T1 और T2 का। मैंने बताया था ना, मैं बहुत आसानी से आपको बता दूंगा कि पेयर कौन सा यूज करना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या लेंगे? T1 एंड T2। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखोगे आप? सीधा बाय थ्योरम। बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम? वही 6.7। लेकिन कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। बाय थ्योरम, ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी? नाम बता दो बस आप मेरे को।
T1 और T2 यूज करना है। कौन सी यूज करनी है आपको? T1 एंड T2। ये सारा काम जो मैंने लिखा है ना हिंदी में ब्रैकेट में, ये सब रफ काम है, एग्जाम में आपको कहीं नहीं लिखना, ठीक है? ये रफ में लिख लेना आप। आपको दो T1 और T2 यूज करनी है, इनका नाम यूज करना है। नाम मैंने क्या बताया था बताओ? पहला स्टेप क्या होता है? पहले मैं T1 का यूज कर रहा हूँ, ठीक है? T1 पहले क्या है, ये T1, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? T2। पहला स्टेप क्या होता है आप मेरे को बता दो? राइट एंगल वर्टेक्स T1 यानी कि ये राइट एंगल वर्टेक्स क्या है? M, ये लिख दिया। फिर कैसे जाते हैं? क्लॉकवाइज। M से सुई कहाँ पे जाएगी? फिर P पे, और P से होती हुई कहाँ पे पहुंचेगी? Q पे। क्यों? ऊपर वाली ट्रायंगल को ध्यान रखना है, इसके 3 वर्टेक्स है, M, P और Q, लिख दिया। अब इस दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखो। इसमें भी यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, ये ब्लैक वाली ये ट्रायंगल, ठीक है? T2। राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करो, यानी कि M से स्टार्ट करो। फिर बताओ M से सुई कहाँ पे आएगी? R पे, और फिर R से होती हुई कहाँ पे जाएगी? P पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों छोटी ट्रायंगल है, और छोटी ट्रायंगल कैसे जाती है? हमेशा ही क्लॉकवाइज जाती है, ठीक है? क्योंकि ये तो छोटे छोटे हैं। अब बताओ ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो ना तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर लो जो मैंने आज के लेक्चर में आपको बताई थी। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, मैं एक बार लिख देता हूँ, आगे से आपको याद रखनी है। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, कहाँ से? फ्रॉम दी राइट एंगल वर्टेक्स, फ्रॉम दी राइट एंगल वर्टेक्स। हालांकि कोई एग्जामिनर इसको इतनी डीपली पढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख देना। अगर एक परपेंडिकुलर किया जाता है टू दी हाइपोटेनस, कहाँ पे? हाइपोटेनस पे। देन देन द ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल? जो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड बनी है। देन द ट्रायंगल्स on the both sides of the perpendicular are similar to each other। ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है बच्चों? सिमिलर होती है। एंड सिमिलर टू दी होल ट्रायंगल। ये उस थ्योरम की क्या है? स्टेटमेंट है। याद रख लो, लिखोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है? ये मैंने थ्योरम यूज कर ली। प्रूव नहीं करना आपको कि सिमिलर कैसे है, बस सीधी आपको थ्योरम यूज करनी है। ये कर ली। सो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो हमने क्या सीखा है? हम क्या यूज कर सकते हैं? एक तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल M के, P R के। लेकिन एंगल का तो इसमें कोई यूज ही नहीं है, अपने को तो ये साइड लेके आनी है। तो फिर साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल। MP की अपॉन में क्या लिखेंगे? MR, पहली दोनों का रेशो, फिर लास्ट वाली दोनों का PQ, और इसकी लास्ट की दो क्या है? RP, और फिर फर्स्ट और थर्ड का क्या है? MQ, और ये क्या है आपकी? MP। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? बाय CPST। पिछली एक्सरसाइज 4 आपकी 6.3 थोड़े भूल जाओगे, ये एक्सरसाइज आ गई तो। अब आप मेरे को बताओ आपको चाहिए क्या? PM स्क्वायर चाहिए। दो बार PM देख लो कहाँ कहाँ पे, PM कह दो या MP कह लो। एक तो ये रहा MP, और एक ये रहा MP, है ना? यानी कि पहले दोनों यूज कर लो बस आप। तो MP PM चाहिए अपने को, तो MP को PM लिख दे, एक ही बात है। क्योंकि मैंने बताया था एग्जामिनर को नाराज नहीं करना, उसने जो दे रखा है ना वही लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है? MP या क्या लिख लो इसको, सॉरी PM को क्या लिख लो आप? MP लिख दिया मैंने, आप इसको PM ही लिखो। अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। PM इंटू PM तो क्या होता है बताओ? PM का स्क्वायर होता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें MR इंटू में क्या हो जाएगा? MQ। आप देख लो पेपर में क्या प्रूव करने के लिए आपको कह रखा है, ये कह रखा है QM पहले लिखो, तो MQ को QM लिख दो तो कोई फर्क तो नहीं है। इस मल्टीप्लाई के सिंबल की बजाय डॉट का सिंबल लगा दो तो कोई फर्क तो नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम होता है। और फिर MR, और देखो ये MR ही है तो ये लिख दिया। यानी कि लास्ट में आपको वो छोड़ना है बिल्कुल एग्जैक्ट जो एग्जाम में पूछा गया है, ताकि एग्जामिनर जब ये लिखे ना, ये चेक करे कि ये आपने लिखा है और हैंस प्रूव्ड, और आप मिलाए वो कि क्या मैंने भी यही पूछा था और बच्चे ने भी यही लिखा है, हाँ ये बिल्कुल 100% ओके है। कुछ भी आगे पीछे मत लिखना, उससे एग्जामिनर को सहूलियत क्या होती है, उसको ज़्यादा मत्था नहीं मारना पड़ता आपके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है? वो ये देखेगा और ये मैच कर गया तो यानी कि आपका बीच वाला जो मटेरियल है ना वो बहुत कम पड़ता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है। क्या है? सबसे इजी लिख लो इसको, तो मोस्ट इजी। इजी क्यों है? क्योंकि अगर आपको ट्रायंगल के नाम देने पता है ना, नाम देने का तरीका पता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर दोगे। वही थ्योरम, वही कॉन्सेप्ट, बस इसमें ट्रायंगल क्या बनाई हुई है? टेढ़ी बनाई हुई है। देखो मैंने ट्रायंगल आपको कैसे सिखाई है बताओ? मैंने ट्रायंगल आपको ऐसे सिखाई है,
ये वाली, यहाँ पे देखो ट्रायंगल में ए पे क्या है, ये राइट एंगल है, आप है ना उसी तरह से बना लो जैसे मैंने सिखाई आपको, लेकिन इससे भी बनाओगे तब भी काम चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे बनाओगे तो और आसान रहेगा। जो ये ऊपर वर्टेक्स है इसको क्या नाम दे दो डी, तो एक क्या बच गया बी, और ये क्या बच गया आपका सी, तो सी हम ऐसे बनाएंगे। यानी कि अगर एग्जाम में आप ये ट्रायंगल बना लोगे ना तब भी आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। ये बनाना क्यों आसान है, क्योंकि हमारी हैबिट होगी कि इससे हम आसानी से ट्रायंगल के नाम दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ट्रायंगल का नाम देना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला पार्ट, इसमें अपने को क्या प्रूव करना है, इसमें वही चीज आपको दे रखी है कि ए बी डी, ये पूरी जो ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल्ड है किस पे, ए पे, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और ए सी परपेंडिकुलर है किस पे, बी डी पे। ठीक है, लिख देना आप गिवन में वही पिछली बार वाली चीजें। प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल है बी सी इंटू बी डी। तो मेरे को आप बताओ पहला टारगेट क्या है अपना, अपना पहला टारगेट है दो ट्रायंगल्स का पता करना है ना, दो ट्रायंगल्स का पता करो कि कौन सी यूज करनी है ना, दो ही ट्रायंगल यूज करनी है तीन में से, लेकिन कौन सी दो करनी है आपको ये पता करना है। और ये पता करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। कौन बताएगा इसके बारे में, ए बी स्क्वायर, जो ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, ए बी स्क्वायर से हिंट मिलेगा, ए बी स्क्वायर से क्या मिलेगा बच्चों, हिंट मिलेगा। कैसे, ए बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए बी इंटू ए बी होता है, यानी कि अपने को आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसी ट्रायंगल चाहिए जिनकी साइड में एक साइड ए बी पक्का आती हो आपको, तो उन ट्रायंगल्स को लेना है तीन में से जिनकी एक साइड ए बी जरूर हो, जिनकी एक साइड ए बी जरूर हो। ठीक है, इन तीन में से वे दो ट्रायंगल छांट लो जिनकी ए बी साइड जरूर है। ये सारा काम क्या है बच्चों आपका रफ है। तो देखो ये रही ए बी साइड नीचे वाली, ये किन दो ट्रायंगल की साइड बन रही है, आप कहोगे सर एक तो पूरी जो बड़ी ट्रायंगल है ना इसकी है ये, है ना, और एक इसकी T2 की है। एक क्या है बच्चों, ये T2 की है, ऊपर वाले को नाम देने की आदत डाल लो, क्या T1 और इसको T2, लेकिन पेपर में नहीं लिखना ये T1 T2। एक तो पूरी बड़ी ट्रायंगल और एक ये छोटी ट्रायंगल है ना, ये नीचे वाली ये वाली ट्रायंगल। तो बस यूज करना किन दो ट्रायंगल को करना है, क्या मुश्किल है आपके लिए, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम, वही आपको ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट जरूर डालनी है। ठीक है ना, बाय थ्योरम दिस, ये दिस ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। अब दिस का क्या मतलब, नाम यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सी यूज करता हूं मैं हमेशा ही, पहले छोटी और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रायंगल बड़ी। बड़ी का मतलब पूरी ट्रायंगल ए बी सी या ए बी डी। अब देखो छोटी ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट करूं बताओ, इसको राइट एंगल वर्टेक्स यानी कि सी से, और फिर कहाँ पे घूम के आऊंगा, क्लॉकवाइज। सी से कहाँ पे आएगी सुई, बी पे, और बी से घूमती हुई कहाँ पे पहुंच जाएगी, ए पे, होगी ये। अब बताओ मेरे को दूसरी वाली ट्रायंगल, पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। बड़ी ट्रायंगल क्या होती है, उल्टा घूमती है ना, लेकिन स्टार्ट तो कहाँ से होगी, ये भी राइट एंगल वर्टेक्स से यानी कि ए से, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल में राइट एंगल तो ए पे बना हुआ ना। अब ये उल्टा घूमेगी, ए से कहाँ पे जाएगी बताओ, पहले ए से आप कहोगे सर इसको वापस जाना पड़ेगा बी पे, और बी से घूम के वापस जाना पड़ेगा किस पे, डी पे, क्योंकि ये जो घड़ी की सुई चलती है उसकी उल्टी डायरेक्शन में इसको चलाएंगे हम। तो बताओ ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। सो बाय CPST यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड जो प्रोपोर्शनल होती है उससे क्या कहते हैं बताओ, CB अपॉन AB, ये इक्वल है BA अपॉन BD, और ये इक्वल है किसके, CA लास्ट की दो अपॉन AD। अब आप देख लो आपको चाहिए क्या वो यूज कर लो। तो आपको चाहिए AB का स्क्वायर, तो जिसमें AB आता है ना, देखो ये रहा AB और ये रहा AB है ना, BA लिख दो चाहे AB लिख दो, इन दोनों का क्या करो आप यूज करो। बताओ यहाँ से क्या क्या, CB अपॉन AB, और BA को AB लिख दो, और ये क्या है BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इंटू AB क्या होता है, AB स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका CB इंटू BD। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो प्रूव करना है उससे और मैच कर लो एक बार जरा। देखो BC इंटू BD चाहिए, BC इंटू BD, CB को BC लिख दूं, मल्टीप्लाई के साइन को डॉट लिख दूं और BD लिख दूं, है ना, और यही प्रूव हो गया। मैं कहता हूं कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व ना कर सके। सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहली क्या, तीन ट्रायंगल में से कौन सी दो का यूज करना है वो छांटना। वो किससे पता लगेगा, स्क्वायर वाली टर्म से। ये सारी चीजें आप लिख लो अपनी नोटबुक में। वो किससे पता लगेगा, जिस टर्म के साथ स्क्वायर है उससे पता लगेगा।
दूसरी फिर क्या, उनके नाम देने। नाम में छोटी ट्रायंगल में कैसे नाम देते हैं, राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज घूमो। बड़ी ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करो लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ बस। उसके बाद आपको क्या करना है, सीपीएसटी से साइड्स को क्या करना है, प्रोपोर्शनल करना है, और जो जिसका स्क्वायर है वो देख लो कहाँ कहाँ पे आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर डायग्राम बना दूं। अपना डायग्राम बनाओगे ना, आपका क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि हमें जिस चीज की एक बार हैबिट होगी उस चीज के ऊपर चलते रहो, मैथ आपका आसान बन जाएगा। इसको छोड़ दो, नया नाम लिखो। ए तो राइट एंगल वर्टेक्स को देना, नाम चेंज नहीं करना अपनी मर्जी से, मैं फिर बता रहा हूँ, फिगर चेंज कर रहा हूँ लेकिन नाम जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे देना है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रख लो। टी ऊपर है तो ऊपर, ये बी यहाँ पे है तो यहाँ पे, और सी इसको नाम दिया गया है तो इसको ही नाम देना है आपको। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ये हो गया। अब बताओ सबसे पहले मैं कौन सी दो ट्रायंगल यूज करूं, मेरे को चाहिए एसी का स्क्वायर। तो देख लो एसी कौन सी है बताओ, ये। अच्छा, बीच वाले का स्क्वायर चाहिए होता है तो फिर अपने को पता है क्या करते हैं, दोनों छोटी ट्रायंगल है ना, एक T1 और एक T2। मैं लिख देता हूँ हिंट के लिए, यूज T1 एंड T2, क्योंकि AC तो सिर्फ इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड है, बड़ी ट्रायंगल की तो साइड ही नहीं है AC, है ना, ये तो AC बीच में है इसके, तो फिर यूज करो। फिर क्या लिखोगे, वही बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, अब आपको पता लग गया ना, वही स्टेटमेंट लिख देना पूरी। उस थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है, लेकिन कौन सी ट्रायंगल, पहले T1 का यूज करो, पहले T1। राइट एंगल वर्टेक्स से स्टार्ट करो और फिर C से A पे आएगी और A से कहाँ पे जाएगी, D पे जाएगी, है ना, होगी T1। अब T2 का यूज करें, ये T2 के लिए लिख रहा हूं मैं, और ये किसके लिए, T1 के लिए। इसके लिए लिखो राइट एंगल वर्टेक्स C से स्टार्ट करो, C से कहाँ पे जाओ, B पे, और B से कहाँ पे जाओ, A पे। राइट एंगल आपको क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को, ये क्या होती है, CA अपॉन CB, फिर लास्ट की दो AD अपॉन BA, फिर पहली और तीसरी यानी कि CD अपॉन क्या, CA। अब आप बताना चाहिए क्या आपको, AC स्क्वायर चाहिए, है ना। AC स्क्वायर किस किस में है देख लो, AC या CA एक ही बात है ना, ये रहा और एक ये रहा, है ना, ये तो देखो CA, पहली और लास्ट वाली की मल्टीप्लाई करो, CA अपॉन CB इक्वल है CD अपॉन CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो देखो ये CA का स्क्वायर हो जाएगा, ये दैट इंप्लाइज का साइन लगा दिया करो। ठीक है, इक्वल टू CB इंटू CD। मैं कहता हूँ CA को इसने AC लिख रखा है तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, AC का लिख दो। CB को इसने BC लिख रखा है तो BC लिख दो, मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा दो। CD को DC लिख रखा है इसने तो सारे उल्टे लिख रखे हैं इसने, है ना, उल्टे लिख दो। यही अपने को प्रूव करना था। कितना आसान लगेगा आपको अगर ये सारी चीजें जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सुनोगे, तो मैथ आपको आसान लगेगा। तीसरा पार्ट देखो, पहला काम अपना क्या, डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाते वक्त सबसे पहली बात ध्यान क्या रखनी है, खुद से क्वेश्चन किया करो हर बार, ताकि पेपर में आपकी मिस्टेक ना हो। खुद से बोला करो कि राइट एंगल वर्टेक्स पे वही वर्टेक्स का नाम लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, है ना। ऊपर डी लिखा हुआ है तो हम भी डी लिखेंगे, यहाँ बी लिखा हुआ है सबसे लास्ट में तो हम बी लिखेंगे, और सी बीच में है तो हम भी सी को कहाँ लिखेंगे, बीच में। नहीं लिखा तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत होएगा। जो ये पूछना चाहता है वो कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ अपने को AD स्क्वायर चाहिए। AD स्क्वायर होता है आपका AD इंटू AD, यानी कि दो ऐसी ट्रायंगल सेलेक्ट करो जिसकी साइड AD हो। आप कहोगे सर एक तो बड़ी ट्रायंगल है ना, ये थी देखो AD बड़ी ट्रायंगल, एक कौन सी है फिर, T1। देखो पहले क्वेश्चन में हमने कौन सी यूज करी थी, T2 एंड होल ट्रायंगल करी थी ना। दूसरे में हमने क्या करी थी, T1 एंड T2। तो तीसरे में किसकी बारी आ गई, T1 और होल ट्रायंगल की। लेकिन आपको यूँ रटना थोड़ा ही है, पेपर में तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो फिर कैसे करोगे, आपको तो देखना है जैसे मैंने बता रखा। ठीक है, AD एक तो बड़ी ट्रायंगल की साइड है और एक T1 की, क्योंकि T2 तो ये है। आप मेरे को बताओ क्या AD साइड है कोई T2 की, नहीं है ना कहीं पे भी। तो हम क्या यूज करेंगे, यूज T1 एंड होल ट्रायंगल। तो अब आप मेरे को बताओ पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, वही थ्योरम लिख देना, 6.7 की पूरी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। नाम कैसे दोगे, आप नाम दे दो। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, T1 की। पहले हमेशा ही मैं छोटी लिखूंगा T1, और फिर क्या लिखूंगा मैं, पूरी होल ट्रायंगल की बात करूंगा। नाम लिख दो। स्टार्ट कहाँ से करोगे, राइट एंगल वर्टेक्स से, यानी कि C से, ये वाली ट्रायंगल ग्रीन वाली। C से कहाँ पे आएगी सुई, A पे, और A से कहाँ पे जाएगी, D पे। हो गया।
होल वाली ट्रायंगल का नाम कैसे देते हैं बताओ? स्टार्ट तो राइट एंगल वर्टेक्स से ही करना है, यानी कि ए से ही करना है, लेकिन कहाँ पे घुमाना है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बार बार अपने आप से क्वेश्चन किया करो, आपके पक्के हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए से फिर बताओ ये पहले किस पे घूम के जाएगा? ये तो वापस बी पे, और बी से फिर वापस कहाँ पे जाएगा? ये डी पे घुमा दिया। ट्रायंगल के नाम ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद तो सी पी एस टी से क्या होता है? सी ए अपॉन ए बी इक्वल होता है बच्चों किसके? ए डी, लास्ट के 2 पॉइंट, और ये बी डी, और फिर पहला और तीसरा सी से लेके डी, यानी सी डी और ए डी। अब देखो आपको क्या चाहिए? आपको ए डी का स्क्वायर चाहिए, तो देखें ए डी कहाँ कहाँ पे है? ये रहा ए डी और ये रहा ए डी, है ना। लास्ट की 2 टर्म को ले लो, तो ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सीधी अब की बार, ठीक है। ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? बी डी इंटू सी डी। चाहिए क्या आपको? देखो बी डी इंटू सी डी यही चाहिए, है ना, बी डी इंटू सी डी, यही अपने को क्या है? प्रूव करना था। तो इसका भरोसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको क्या लिख रहा है? ये सी डी लिख रहा है, ऊपर क्या लिख दिया इसने? डी सी लिख दिया। तो जैसे ये कहता है ना वैसे वैसे प्रूव करते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और पहले 3 क्वेश्चन में आप खुद सोच लो कि कोई मुश्किल नहीं है। अगर लेक्चर स्टार्टिंग से लेके आपने एंड तक ध्यान से सुना था, तीनों के तीनों क्वेश्चन आप बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो, और पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही निकल जाएगी। आपको एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर भी ये नहीं लगेगा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। और 3 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आना ही आना है आपके एग्जाम में। तो बाकी क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।